नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं प्रकाश सोलंकी टारगेट विथ बलराम स्वामी चैनल पर आज इतिहास का पार्ट नंबर 12 को लेकर हम दोस्तों क्या पढ़ रहे थे, मेवाड़ के इतिहास को पढ़ रहे थे। मेवाड़ के इतिहास में आज तक हमने पार्ट 11 तक पढ़ा है। आज पार्ट नंबर 12 को पढ़ेंगे। इससे पहले दोस्तों थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं पार्ट नंबर 11 के बारे में। हमने देखो यहाँ पर दोस्तों किसको पढ़ा था, यहाँ हमने पढ़ा था कि दिल्ली में क्या था दोस्तों, दिल्ली सल्तनत युग था और दिल्ली सल्तनत युग का अंतिम शासक कौन हो, वो हो इब का अर्थ क्या है, इब्राहिम लोदी था दोस्तों। कौन था? इब्राहिम लोदी था। ये सिकंदर लोदी का क्या था, पुत्र था दोस्तों। और लोदी वंश का संस्थापक कौन था, जल्दी कमेंट करना। लोदी वंश का संस्थापक मैं तब तक समझा रहा हूँ, तब तक आप जल्दी कमेंट करो दोस्तों कि कौन था लोदी वंश का संस्थापक। अब इब्राहिम लोदी का समयकाल हम पढ़ते हैं 1517 से लेकर 1526 तक। हमने एक चीज़ देखी थी कि सहलदी तंवर को, तुजुक ए बाबरी के अनुसार सहलदी तंवर को सांगा, आलम खां और दौलत खां मिलकर बाबर के पास सहलदी तंवर को भेजते हैं और सहलदी तंवर किस प्रकार दिल्ली पर तराइन के युद्ध के अंदर क्या कर देते हैं, आक्रमण कर देते हैं। तराइन की लड़ाई हमने देखी थी 1526 में हुई थी, जिसमें बाबर विजयी रहा था। और वर्तमान भारत के नक्शे में देखें तो बाबर ने पहली बार यहाँ पर तोपखाने का प्रयोग भी किया था और तुलुगुमा पद्धति का प्रयोग भी किया था। लेकिन दोस्तों मैंने एक बात आपको दी थी कि ये बात किसने कही थी कि ये दिल्ली सल्तनत के अंदर पहला शासक था इब्राहिम लोदी, जो रण के मैदान में मारा गया था। जल्दी कमेंट करो दोस्तों, आज तक आपका कमेंट नहीं आया। ये किसने कहा था, जल्दी कमेंट करके बताओ मेरे को कि ये किसने कहा था। तो याद रखना, ये कहा था नियामत उल्ला ने। किसने कहा दोस्तों? नियामत उल्ला ने कहा। इसको याद रखना, आप कभी भी पेपर में प्रश्न पूछा जा सकता है। दिल्ली सल्तनत युग के अंदर रण के मैदान में मारा जाने वाला अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी। ये बात किसने कही है? तो नियामत उल्ला ने कही है। हमारे जो इतिहास के जो लेक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं उनमें आपने एक बहुत अच्छी चीज़ देखी होगी कि हम उन इतिहासकारों को, उन साहित्य को पहले लेकर चलते हैं जिनमें वो बातें लिखी गई है। तो ये हमने पढ़ा था किसमें, इतिहास के पार्ट नंबर 11 के अंदर। हम ये भी पढ़ चुके थे कि यहाँ राजस्थान, और राजस्थान में कौन था दोस्तों, सांगा था। और इसके अलावा यहाँ पर भी हमने देखा था और यहाँ पर भी हमने देखा था। आज फिर आपसे एक प्रश्न है, सांगा के समय यहाँ पर कौन था? मालवा, जिसे प्राचीन में मांडू कहते थे। तो मालवा में कौन हो, बताओ जी। मालवा में बी टाइम कौन हो, जी टाइम सांगा मेवाड़ में हो। तो कौन था? MK सेकंड था। इसका अर्थ हुआ महमूद खिलजी सेकंड था। जब महमूद खिलजी सेकंड क्या बन जाता है, बंदी बन जाता है किसके, मतलब जब पराजय हो जाती है, किसकी हो जाती है, महमूद खिलजी सेकंड की पराजय हो जाती है, हमने देखा था। लेकिन आपसे मैं ये प्रश्न कर रहा हूँ दोस्तों कि सांगा ने जब मालवा के शासक महमूद खिलजी सेकंड को जब हराया था, ठीक है दोस्तों, तो उसमें बहुत अच्छा योगदान रहा था, किसका रहा था? हरिदास चारण का रहा था ना दोस्तों। तो उस समय बहुत ज़्यादा योगदान रहा था हरिदास चारण का। तो इसके उपलक्ष्य में सांगा ने हरिदास चारण को क्या भेंट किया? बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न उठा है आपके लिए। जल्दी से कमेंट करो यदि आपने वो भाग पूरा देखा है, नोट्स बनाए हैं, इसके अलावा आपने अपनी ज़िंदगी के अंदर और भी कुछ पढ़ने की कोशिश की है ना, तो इसका आंसर बता दोगे। जल्दी से बताओ, हरिदास चारण को सांगा ने महमूद खिलजी सेकंड को पराजित करने के उपलक्ष्य में क्या दिया दोस्तों? अभी तक आंसर नहीं आया, याद रखना
संपूर्ण चित्तौड़ दे दिया था। किसको दे दिया था? हरिदास चारण जी को संपूर्ण चित्तौड़ मिल गया। क्योंकि हम यदि अच्छे कर्म करेंगे तो भगवान हमें सब कुछ दे देगा, और एक गुरु भी होता है, वो भी अच्छे कर्म करने पर सब कुछ दे देता है, कुछ भी पास में नहीं रखता। तो हरिदास चारण को चित्तौड़ पूरा मिल गया। लेकिन हरिदास चारण इतने, देखो, इतने सराहनीय आदमी थे कि चित्तौड़ के सिर्फ 12 गांव लिए और 12 गांव से अपनी खुशी जाहिर की थी। देखो, अपनी खुश हो गया था, 12 गांव लेकर खुश हो गया था ये हरिदास चारण। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। यहाँ पर नियामत उल्लाह, यहाँ पर हरिदास चारण जैसे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा लाइव आने की कोशिश किया करो दोस्तों। अपने अपने ग्रुपों के अंदर कम से कम अपने अपने 5-5 मित्रों में ज़रूर शेयर किया करो, ताकि हम लगातार आपके सामने रहे, आपके सामने बने रहे, लगातार उपस्थित रहे। अब आ जाओ दोस्तों, यहाँ पर एक किताब आती है, उसका नाम है मेवाड़ पुरोहित डायरी। कौन सी दोस्तों? मेवाड़ पुरोहित डायरी पढ़ेंगे। क्या लिखा हुआ है मेवाड़ पुरोहित की डायरी के अंदर, हम वो पढ़ेंगे। देखो तो एक बात जानी, आपा के जानियो, आपा आ जानियो कि अट्ठे है कुण बयाना है, और यो बयाना देखियो आपा भाई, अट्ठे बयाना हो, और बयाना में सांगा की सेना ही, किंगी सेना ही, सांगा की सेना ही, और सांगा की सेना कटे ही दोस्तों बयाना में ही। और आपा इन्ने किन पढ़ो, इन पढ़ो, देखो कुण हो, बाबर हो, बैफ और बयाना, बैफ और बाबर। बाबर इधर था, इधर बाबर की भी क्या थी? सेना थी। शासक युद्ध में नहीं आए थे ना, तो सांगा आया था, ने बाबर आया था। ठीक है, यहाँ पर एक तो कौन था? यहाँ पर इनकी सेना में एक तो चंद्रबान था। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये चंद्रबान कहाँ का था? ये चंदावर का था। और ये चंदावर कहाँ पड़ता है दोस्तों? यूपी के अंदर पड़ता है। यूपी का चंदावर क्षेत्र का जो चंद्रबान है वो भी था। और इसके अलावा एक और था यहीं का, मणिकचंद्र। कौन था दोस्तों? मणिकचंद्र। और ये मणिकचंद्र कौन था दोस्तों? ये था चौहान। मणिकचंद्र चौहान था। चंद्रबाण जैसे उत्तर प्रदेश से थे, और ये भी बाबर की सांगा की सेना में बाबर के विरुद्ध थे ये भी। अब इधर देखो, इधर सबसे पहले आता है बाबर का सबसे प्रिय मित्र, अच्छो मित्र, बहुत बढ़िया मित्र भी। मित्र को नाम हो इश्क आका। इश्क आका था उसका नाम। देखो, इश्क आका, इश्क ज़्यादा नहीं, इश्क आका। ओ इतनो गहरो और प्रिय मित्रों की इन सब पहले भेजो, कटे भेजो, बयाना में भेजो। और बयाना पर कब भेजा था? जल्दी से बताइए दोस्तों, बयाना पर कब भेजा था? 16 फरवरी और 1500 कब भेजा था? 16 फरवरी 1527 को भेजा था। किसको भेजा था? इस आका को भेजा था। ये प्रिय मित्र था। लेकिन ये इसमें क्या रहा है? सफल रहा। जब ये इसमें असफल रहा तो बाबर ने अब की बार अपने बहनोई को भेजा, अपने जीजा को भेजा। और इसका जो बहनोई था उसका नाम क्या था दोस्तों? मेहंदी ख्वाजा था। अब मेहंदी ने भेज दी, मेहंदी और ख्वाजा को भेजा। किसको भेजा? मेहंदी ख्वाजा को। देखो, बाबर इश्क करता है मेहंदी से, बाबर इश्क करता है मेहंदी से, कोई दिक्कत नहीं है। बाबर पहले किन भेज दियो? पहले इश्क आका ने भेजो, और भी बाद में किन भेजो? मेहंदी ख्वाजा ने। इश्क आका क्या रहा? असफल रहा। तो मेहंदी ख्वाजा क्या रहा दोस्तों? सफल रहा। किसके अंदर सफल रहा? ये सफल रहा किसके अंदर? बयाना के युद्ध में। हमने थोड़ी सी पुरोहित की डायरी जो है उसके अंदर आपा के पढ़ो, आपा आई चीज पढ़ी भी, बाबर जो है उसका पहला सेनापति और दूसरा सेनापति कौन था। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले दोस्तों। तो थोड़ा सा दोस्तों हमने 11 नंबर जो हमारा पार्ट था उसका थोड़ा सा हमने रिवाइज किया है। इन चीज़ों को आप अपने दिल के अंदर, दिमाग के अंदर रखना, ताकि सफल हो जाओ। बस सफल इंसान की पहचान ही यही होती है कि उसको जो चीज़ करवाई जाए वो अच्छे तरीके से
एक माध्यम होता है। मैं आपको इतिहास में रुचि पैदा कर रहा हूँ दोस्तों। बाकी मैं आपको कितने दिमाग में फैक्ट बैठ सकते हैं वो तो आप पर निर्भर है कि आप जब पढ़ रहे हो, जब लेसन देख रहे हो तो आपके दिमाग में कोई और वस्तुएं तो नहीं आ रही है, कहीं रीजनिंग नहीं आ रही है, कहीं साइंस नहीं आ रही है, कंप्यूटर नहीं आ रहा। इतिहास के टाइम इतिहास रीजनिंग के बहुत सारे लेसन पढ़े हैं, प्ले स्टोर में जाओगे तो आप तो एक टाइम शेड्यूल करके उस टाइम वाइज से आप पढ़ा करो दोस्तों, सफलता समय से पहले मिल जाएगी। अब देखो, अब हम सबसे इम्पोर्टेंट देखेंगे वो है 17 फरवरी और कब की बात दोस्तों, 1527 की बात है। 17 फरवरी 1527 की बात है। यहाँ पर है आपके सामने कौन सा दोस्तों, खानवा। और खानवा कहाँ पड़ता है, भरतपुर के अंदर। कहाँ है दोस्तों खानवा, भरतपुर के अंदर। अब देखो इसकी एक लिस्ट पढ़ते, और इस लिस्ट से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि ये राजस्थान का दक्षिणी क्षेत्र था। यहाँ पर ये दिल्ली जो है ना, इस दिल्ली पर आगरा आक्रमण किया, जीत गया बाबर, और दिल्ली से आगरा रहा, आगरा गया। आगरा और दिल्ली में 5 दिन रहने के बाद जो फतेहपुर था, फतेहपुर सीकरी, ये फतेहपुर सीकरी के अंदर इन्होंने क्या डाल रखा था, पड़ाव डाल रखा था, और बाद में इधर बयाना मांगा था इन्होंने। अब देखो हम पढ़ेंगे क्या दोस्तों, खानवा की और इनकी लड़ाई। ठीक है दोस्तों, भाई खानवा की लड़ाई के पीछे कारण सबसे बड़ा ये था कि बाबर बयाना मांगो, बाबर ने बयाना मिल्यो को नहीं, तो बाबर अब तो आक्रमण करेगा, सीधी सी बात। सांगा ने बयाना नहीं दिया तो आक्रमण करेगा। अब देखो कैसे किया। एक तरफ ये है महान हमारा सांगा, कौन है दोस्तों, सांगा का गंगा, ये रहा सांगा। और इधर एक महान शासक हिंदुस्तान का जिसका नाम क्या है दोस्तों, बाबर। मुगल वंश की स्थापना हो चुकी थी दिल्ली में जैसे इब्राहिम लोदी की मृत्यु हुई। अब देखो, अब पहले इनने पढ़ लिया, इनने इधर क्या हुआ, एक प्रथा थी उसका नाम था पाती परवान प्रथा। परवान, कौन सी प्रथा दोस्तों, पाती परवान प्रथा। ये बहुत गुड इंपॉर्टेंट प्रश्न उठता है कि पाती परवान प्रथा क्या है दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न उठेगा, यहाँ से ध्यान रखना। ये किस में थी, सांगा में थी। ये प्रथा इधर थी एक पद्धति, उसका नाम है तुलु और गुमा पद्धति। कौन सी दोस्तों, तुलु गुमा पद्धति थी। और ये तुलु गुमा पद्धति किधर थी दोस्तों, ये इधर थी। इधर एक तुलु गुमा पद्धति है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इधर कौन सी है दोस्तों, पाती परवान एक प्रथा है। पाती परवान ऐसी थी कि जब हिंदुस्तान के शासकों को सांगा ने 2 बार पराजित किया, तो अब क्या हुआ कि सांगा का जो छत्र था ना, उस छत्र के नीचे सारे राजा आएंगे और सांगा एक पत्र लिखे और सब राजा सांगा के सहयोग के लिए आए। अब देखो, वीर शिरोमणि संग्राम सिंह मेवाड़ के सांगा और कौन कौन आए थे पाती परवान प्रथा के अंदर। एक ट्रिक है, उस ट्रिक को याद रखना, याद रह जाए तो, वरना नक्शा बना के और उसमें बैठा के राजाओं को और सीधा पाती परवान प्रथा के अंदर ले आना, खानवा के अंदर। ऐसे कर लेना। मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ, मेरे को अच्छा लगा ट्रिक से, तो आप भी उस ट्रिक को याद रखना, गुनगुनाते रहना मार्गों के अंदर, रस्तों के अंदर। और अब देखो कि पाती परवान प्रथा में आएंगे तो वो सारे सजेंगे ना, भाई सीधे तो आ नहीं सकते। अब आप पढ़ने बैठते हो, आते हो तो सज संवर के आते हो, मैं पढ़ाने आता हूँ तो सज संवर के आता हूँ, सीधा तो नहीं आ सकता। तो सैफ पर कौन है दोस्तों, सादड़ी। और सादड़ी का कौन है, ये है दोस्तों झाला। और झाला कौन सा दोस्तों, अज्जा। सादड़ी का कौन, झाला, अज्जा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक बार देख लो बस, हो गया। सजकर हम है से क्या हुआ दोस्तों, हंसन खां मेवाती। कौन है, हंसन खां। और ये कहाँ का था दोस्तों, मेवात का। तो हंसन का मेवाती लिख देता हूँ मैं, लो दोस्तों मेवाती। कौन हो, हंसन का मेवाती था। अब देखो, सजकर हम, मैप पर कौन है, मैप पर है महमूद और कौन दोस्तों, लोधी, महमूद लोधी।
सै पर है सादड़ी, जै पर है झाला अज्जा, सज कर पर कुछ नहीं, सज के हम, है पर हसन का मेवाती और मैं पर महमूद का लोधी। अब सज कर हम किसके पास गए? मामा के पास। माँ पर है मारवाड़ और माँ पर क्या है दोस्तों? मालदेव। कौन है? मालदेव। अब सज कर हम मामा के पास गए और मामा आक बीज रहा था। आ पर है आमेर, जिसे हम आमेर कहते हैं दोस्तों, और कै पर है कच्छावा शासक, जिसका नाम क्या है? पृथ्वीराज। कच्छावा शासक कौन सा दोस्तों? पृथ्वीराज। तो देखो सजकर, सै पर क्या है? सादड़ी, जय पर क्या है? झाला जा, सजकर हम, हसन का मेवाती, है मैं महमूद लोधी, सजकर हम मामा के गए, मारवाड़ का मालदेव, और वो आक बीज रहा था। आ पर आंबेर, कै पर कच्छावा शासक पृथ्वीराज, आक बीज रहा था। बी पर बीकानेर और जय पर जेत सिंह का बेटा, और जेत सिंह का बेटा कौन सा दोस्तों? जिसे आप जानते हो बीका, का पर कल्याण और मल, जिसके दो बेटे थे, रायमल राय सिंह, और दूसरा कौन था? पृथ्वीराज राठौड़ वाले। तो क्या हुआ कि सजकर हम मामा के पास गए, वो आक बीज रहे थे। क्या बीज रहे थे? आक। अब हमने क्या कहा वहाँ जाके? अब यहाँ पर और देख लो कुणा। अब देखो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। दोस्तों इन सभी को आपको याद रखना पड़ेगा। कौन सा कहाँ से आया, ऐसा प्रश्न आएगा सुमेलित करने वाला। अब देखो आगे क्या हुआ। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है कि सजकर हम मामा के खेत गए, मामा आक बीज रहा था। तब हमने कहा मामा जी नागौर का खाना, नागौर का खाना, खानजादा। नागौर का कौन था दोस्तों? खानजादा। मैंने कहा मामा जी नागौर का खाना और सिरोही की आंखें प्रसिद्ध है। आंखें, तेरी आंखें कहाँ की प्रसिद्ध है? रोई की आंखें प्रसिद्ध है। आंखों से क्या हुआ दोस्तों? अखेराज, सिरोही का अखेराज। और ऊपर कौन सा है दोस्तों? नागौर का कौन है? खानजादा है। मैंने कहा नागौर का खाना और सिरोही की आंखें प्रसिद्ध है। मामा जी यहाँ क्या कर रहे हो? खेत में आंख बीज रहे हो। तो कहा तू क्या करेगा? मैंने कहा इब, ई फॉर ईडर, बै पर भारमल, कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। इब मेरा, मामा को मैंने कहा इब मेरा, मे पर मेवात दोस्तों, मेरा, रा पर रायमल राठौड़। कौन सा दोस्तों? रायमल राठौड़, जो मेवात से आया था यहाँ पर। इब मेरा, रास, रा पर रायसीन, और रायसीन का कौन है दोस्तों? सहलदी तंवर, सहलदी तंवर। सहलदी तंवर कहाँ से था? रायसीन से था। क्या हुआ? कुछ नहीं है दोस्तों। देखो नागौर का खाना खानजादा, सिरोही की आंखें अखेराज, और इब, ई पर ईडर, बा पर भारमल, इब मेरा, मे पर मेवात, रा पर रायमल, इब मेरा रास, रा पर रायसीन, से पर सैलदी तोमर। इब मेरा रास बाहुबली के पास। किसके पास? बाहुबली के पास। बा पर क्या हुआ दोस्तों? बा पर हुआ बागड़, और बा ऊपर क्या हुआ? उदय सिंह। सिसोदिया नहीं है ये उदय सिंह। बागड़ का कौन है? बागड़ का उदय सिंह है, और रायसीन का कौन है? सैलदी तंवर। ये इतने शासक और भी है इनकी लिस्ट। तो क्या मैं आगे लिख सकता हूँ? हाँ दोस्तों मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये बाबर को एक बार हटा देते हैं, एक बार सांगा सांगा की सेना तैयार कर लेते हैं। यहाँ से प्रश्न पक्का पड़ने वाला है। अब इब मेरा रास बाहुबली के पास, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो कि उड़ गया, क्या हो गया? उड़ा, ऊपर वापस वो उदय सिंह आ गया। लो जी दोस्तों उदय सिंह,
और उडा, डा से क्या हुआ दोस्तों, डूंगरपुर। डूंगरपुर का कौन है, उदय सिंह। उड़ा, एमबी, एमबी मतलब एमबी उड़ गया। एम पर क्या हुआ, मेड़तिया। और बी पर कौन हुआ दोस्तों, बिरमदेव। मेड़तिया के कौन है दोस्तों, मेड़तिया के बिरमदेव है। उड़ गया एमबी, सर। स पर है सलूम्बर और सर र पर है रतन सिंह। सलूम्बर का कौन आया दोस्तों, सलूम्बर का रतन सिंह आया। कि उड़ गया एमबी, सर, सारा एमबी उड़ गया सर। मैच किससे देखें, मैं पर कौन सा है, मैं पर है मेदिनी राय और च पर है दोस्तों चंदेरी। कौन सा है दोस्तों, मेदिनी राय कहाँ का है, चंदेरी का है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। उड़ गया एमबी, सर। मैच कैसे देखें, उड़ गया एमबी, सर। मैच कैसे देखें, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। ये जो थे पाती प्रमाण प्रथा के अंतर्गत आते थे। देखो पहले अभी 2 मिनट में इसका रिवाइज कर लेते हैं, देखते रहना। कि सज कर हम मामा के पास गए, मामा आक बीज रहा था खेत में, और मैंने कहा नागौर का खाना, सिरोही की आंखें प्रसिद्ध है मामा जी। तो बोला तेरा क्या है, मैंने कहा इब मेरा रास बाहुबली के पास। और उड़ गई एमबी, सर। मैच कैसे देखें, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उत्तर प्रदेश का जो था वो कौन था, अशोक परमार था। उत्तर प्रदेश का कौन था दोस्तों, अशोक परमार उत्तर प्रदेश का जो था, वो भी पाती प्रमाण प्रथा के अंतर्गत यहाँ आया था। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आपके नहीं है, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें दोस्तों। ये इतनी महान सेना थी पाती प्रमाण प्रथा के अंतर्गत, किसकी दोस्तों, सेना की, सांगा की। अब आगे आ जाते हैं बाबर की ओर। और बाबर की सेना में कौन थे, इधर हम कुछ मुख्य सेनापति ले लेते हैं बाबर की सेना में। ये देखो हमारे पास ये है, सबसे पहले कौन है, हसन खां मेवाती। कौन है ये, हसन खां और मेवाती है। मतलब ये सबसे आगे था सांगा की सेना में, सबसे आगे एक मुस्लिम था सांगा की सेना में। एक तो ये मुस्लिम था, एक महमूद खां या महमूद लोधी जो था वो भी क्या था, मुस्लिम था। अब ये हसन खां मेवाती ये सबसे आगे है घेरे में। इसे हम कहते हैं हरावल सेनापति। कौन है, हरावल सेनापति। इस प्रश्न पर जाना कभी भी आ सकता है कि सांगा की सेना में हरावल सेनापति कौन था। दोस्तों हरावल सेनापति उसे कहते हैं जो सेना के अग्रभाग को संभाले। हरावल का अर्थ क्या हुआ, सेना का अग्रभाग संभालने वाला, संभालने वाला। और जो भी सेना का अग्रभाग संभालने वाला होता है उसे हम अग्रभागी हरावल सेनापति कहते हैं। अब ये सबसे आगे था। इसके बाद कुछ सेना थी, ये रही देखो, और ये रही देखो, ये रही और ये भी। इनमें कुछ खास बता देता हूँ। जैसे ये है हमारा कौन, ये है कच्छावा शासक। नाम क्या रख देते हैं, कच्छावा शासक पृथ्वीराज। लो जी दोस्तों, पृथ्वीराज, ये कच्छावा शासक पृथ्वीराज हो गया। यहाँ पर इसका कुछ नाम रख देते हैं, जैसे ये है रतन सिंह। और रतन सिंह कौन सा दोस्तों, राठौड़, जो मीरा के पिता श्री जो रतन सिंह राठौड़ है उनकी हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये इधर कच्छावा शासक पृथ्वीराज आ गया, इधर रतन सिंह राठौड़ आ गया जो मेड़ता में पड़ता है। अब देखो इसके बाद यहाँ पर कौन आ गया, ये आ गया हमारा मुख्य सांगा। कौन आ गया दोस्तों, ये सांगा आ गया। अब सांगा के पीछे और सेना है, तो ये रही सांगा के पीछे भी सेना, ये रही, ये रही, ये रही। और ये हम मान लेते हैं झाला अज्जा है। कौन है दोस्तों, ये है झाला और अज्जा है। ये हो गया जैसे झाला और सज्जा हो गया, झाला अज्जा था, झाला सज्जा था,
ये भी इसकी सेना में था। अब इधर हम बाबर की सेना तैयार कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। ध्यान रखना थोड़ा सा, इनकी आंखें बना देता हूँ लोग, आंखें बनी होएगी तो आपको भी दिखाई देगा कि वास्तव में ये सेना आपको भी देख रही है दोस्तों, और लड़ने के लिए वास्तव में तैयार है और इधर आगे बढ़ रही है। इधर ये सेना, इधर क्या है, वो पद्धति है, उस पद्धति का नाम क्या, तुलुगुमा युद्ध पद्धति। इस पद्धति में क्या होता था कि ऐसे गाड़ियां ऐसे खड़ी कर दी, एक गाड़ी और दो ये दूसरी गाड़ी, लेकिन एक गाड़ी और दूसरी गाड़ी के बीच में जगह होती थी, और ये होगी जैसे तीसरी गाड़ी। बीच में जो जगह थी वहाँ पर तोपें लगाई जाती थी। ये यहाँ पर तोपें लगा दी, ये दोस्तों ये यहाँ पर तोपें लगा रखी है, ये रही, ठीक है। और इधर ये है ना, इधर यहाँ पर है मुस्तफ़ा खां बैठा है, और इधर ये जो है, ये इधर कौन है दोस्तों, ये है अली कुली, ठीक है। उस्ताद अली कुली इधर है, उस्ताद अली कुली तो इधर है, ये उस्ताद अली कुली है दोस्तों। ये रहा, यहाँ खड़ा कर देता हूँ उस्ताद अली कुली को, और ये मुस्तफ़ा खां यहाँ खड़ा कर देता हूँ मुस्तफ़ा खां को भी। ये रहा, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है नहीं आपकी। अब देखो, ये जो पद्धति है ना पूरी, ये बाबर की है। इस पद्धति को हम कहते हैं क्या दोस्तों, तुलुगुमा युद्ध पद्धति है। ये कैसी है, युद्ध पद्धति है ये एक, और इस पद्धति को मैं कह सकता हूँ उस्मानी, या मैं कह सकता हूँ रूमी पद्धति, उस्मानी या रूमी पद्धति इसको कह सकता हूँ। यहाँ पर कुछ और हैं, ये लो दोस्तों, ये लो, ये है बाबर के तीरंदाज, ये बाबर के क्या है, तीरंदाज है। इधर भी बाबर के कुछ तीरंदाज है। अब क्या करेगी ये सांगा की सेना, आगे बढ़ेगी तो इधर से ये तीरंदाज तीर चलाएंगे, इधर से बाबर की सेना आगे जाएगी ना, तब ये तोपखाने चल जाएंगे। इसलिए एक बंदे का नाम है आशीर्वाद, आशीर और वाद, एक का नाम है वास्तव। आशीर्वाद और श्रीवास्तव क्या लिखते हैं कि दोनों की सेना में 2.1 का अंतराल था, इतना अंतराल था। मतलब एक सेना यदि बाबर की है तो 2 सेना सांगा की थी। श्रीवास्तव में आशीर्वाद ने लिखा है कि हमने आशीर्वाद दे दिया, वास्तव में किसको, सांगा को हमने वास्तव में क्या दे दिया दोस्तों, आशीर्वाद दे दिया। अब क्या हुआ, इधर ये मुस्तफ़ा खां और इधर ये अली कुली, उस्ताद अली कुली, ये थे बाबर के तोपची। इन्होंने तोपें चलाई, और जैसे इन्होंने तोपें चलाई, यहाँ पर ये रतन सिंह मारा गया दोस्तों इसी युद्ध के अंदर, और ये कच्छावा शासक पृथ्वीराज भी मारा गया, और ये सांगा क्या हो गया दोस्तों, ये हो गया जख्मी हो गया। जख्म भरे तो भरे कौन, तब एक ये झाला अज्जा, और एक कौन था, एक था मारवाड़ का मालदेव, और एक कौन था, एक था ये अखेराज। कौन था दोस्तों, अखेराज। यहाँ तक प्रॉब्लम नहीं होगी आपके कि जब जख्मी हुआ कौन, सांगा, तो उस समय सांगा की सेना में कौन था, झाला अज्जा था। झाला अज्जा भागकर क्या करता है, सांगा का मुकुट धारण कर लेता है, सांगा का राजचिन्ह धारण कर लेता है और लड़ने लग जाता है। ऐसे वीर हैं धरती पर, लड़ने लग जाता है, लड़ता लड़ता वीर गति को प्राप्त हो जाता है। लेकिन वो जख्मी जो था ना सांगा, उसको मालदेव और अखेराज की देख रेख में यहाँ से उठाकर ले जाया जाता है और बसवा के दुर्ग में ले जाया जाता है। बसवा दुर्ग कहाँ पड़ता है, अभी पढ़ेंगे दोस्तों, इसका पहले स्क्रीनशॉट लो। ये पद्धति थी तुलुगुमा युद्ध या उस्मानी पद्धति, जल्दी स्क्रीनशॉट लो। ले लिया होगा दोस्तों आपने इसका स्क्रीनशॉट। यहाँ तक यदि आपके कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम आगे जाते हैं और देखते हैं आगे का हाल क्या है, और जो हमारा सांगा है वो किस प्रकार खानवा के युद्ध में कहाँ पहुँच जाता है दोस्तों, कहाँ पहुँचता है, जल्दी से कमेंट करना। बसवा। अब देखो यहाँ पर ये रहा बसवा, ये रहा बसवा, कौन सा दोस्तों, ये रहा बसवा दुर्ग। अब जब भी प्रश्न पढ़े बसवा दुर्ग कहाँ है,
याद रखना बसवा दुर्ग पड़ता है दौसा के अंदर। बसवा दुर्ग कहाँ पर है? दौसा के अंदर है। और ये किस नदी पर पड़ता है? तो नदी याद रखना ये बाणगंगा पर पड़ता है। कौन सी पर? बाणगंगा नदी पर ये दुर्ग पड़ता है। अब जब ये जख्मी हो गए तो यहाँ पर इनका इलाज किया गया था। यहाँ पर किसका इलाज किया गया था दोस्तों? यहाँ पर संग्राम सिंह का इलाज हुआ। और संग्राम सिंह का जब इलाज हुआ तो संग्राम सिंह ने यहाँ पर प्रण लिया था। क्या प्रण लिया था? कि जब तक मैं बाबर को पराजय नहीं करूं, जब तक मैं बाबर को पराजित नहीं करूं, तब तक मैं मेवाड़ी पगड़ी नहीं पहनूंगा और चित्तौड़ दुर्ग प्रवेश नहीं करूंगा। कपड़ा बांधते थे ऐसे, और काले रंग का कपड़ा बांध के और यहाँ से चल पड़े लड़ने के लिए। किसकी सेना से? अब यहाँ पर बाबर ने कर दिया था चंदेरी पर आक्रमण। और चंदेरी के शासक आपको पता है कि मेदिनी राय जो था वो खानवा के युद्ध में बाबर सांगा के पक्ष में था, इसलिए इधर दिल्ली से चंदेरी पर आक्रमण कर दिया। किसने कर दिया दोस्तों? बाबर ने। और जब बाबर ने चंदेरी पर आक्रमण किया तो सांगा मेदिनी राय की सहायता के लिए चला। अब सेना बोली कि देखो राजा जी थाने एक बात बतावा। बोलो के बात बताओ थे? चलोगे नहीं लड़ने? बोले जाएंगे ज़रूर, लेकिन बात ये है कि बाबर ने अपने किसी भी राज्य पर अधिकार तो नहीं किया मेवाड़ में, तो अपने क्यों जाए? अपने वैसे कमज़ोर हैं, हार चुके हैं, क्यों जाए? सांगा जोरा मारी से गए। सांगा जख्मी था। सांगा की एक थी आंख, एक थी आंख, एक थी टांग दोस्तों, और एक था हाथ। एक आंख ये पड़ी, एक टांग, एक हाथ के धनी ने देश के लिए क्या कुछ करके दिखा दिया। देखो, और यहाँ पर एमपी के अंदर एक स्थान पर पहुँचे और उस स्थान का नाम था कालपी नामक। और इसी स्थान पर जितनी भी सेना थी उस सेना ने सांगा को जहर पिला दिया, जिसके कारण कालपी में सांगा की मृत्यु हुई। तो सांगा का धड़ यहाँ लाया गया। देखा तो सांगा की एक रानी चित्तौड़ में थी। कहाँ पर थी दोस्तों? चित्तौड़ में। और सांगा की एक रानी रणथंबोर में थी दोस्तों। कहाँ पर थी? रणथंबोर में थी। रणथंबोर में कौन थी? कर्मावती थी। और कर्मावती के दो पुत्र थे। एक का नाम क्या था दोस्तों? एक का नाम था विक्रमादित्य और एक का नाम क्या था दोस्तों? उदय सिंह था। विक्रमादित्य और उदय सिंह दो बेटे थे कर्मावती के। और इधर जो यहाँ पर रानी थी उसके भी दो थे। एक का नाम रतन सिंह था और एक का नाम क्या था दोस्तों? भोज था। एक रानी चित्तौड़ में रहती थी, उसके दो बेटे थे, रतन सिंह और भोज थे। भोज तो इसी युद्ध में मारे गए थे, तो रतन सिंह ही थे बाकी। और रणथंबोर में कर्मावती थी, उसके विक्रमादित्य और उदय सिंह दो बेटे थे। और एक और था यहाँ पर जो पुत्तल दे थी। कौन? पुत्तल दे। ये पुत्तल दे थी जो उड़ना राजकुमार था पृथ्वीराज सिसोदिया, उसका उसकी दासी का बेटा था। दासी आड़ा ही खराब करेगा। देखो, दासी का बेटा था, उसका नाम क्या था दोस्तों? जल्दी से कमेंट करना। पुत्तल दे पृथ्वीराज उड़ना राजकुमार था, उसकी थी दासी, उसका नाम था बनवीर दोस्तों। इस प्रकार ये इतने लोग जिंदा थे और राजगद्दी के लिए तड़प रहे थे। तब क्या हुआ कि सोचा कि कालपी से यदि इनका धड़ रणथंबोर ले जाएंगे तो विक्रमादित्य शासक बन जाएगा, और यदि चित्तौड़ ले जाएंगे तो रतन सिंह बन जाएगा। इससे अच्छा है कि अपने दोनों में नहीं ले जाएंगे। तब इनका धड़ ले गए थे मांडलगढ़ के अंदर। कहाँ पर दोस्तों? मेवाड़ के मांडलगढ़ में। और यहीं पर बना दी 32 खंभों की छतरी। और 32 खंभों की छतरी किसकी बनाई गई थी? सांगा की 32 खंभों की छतरी मांडलगढ़ में। और सांगा का जो स्मारक बना हुआ है वो बसवा दौसा में भी बना हुआ है दोस्तों। मृत्यु कहाँ हुई थी?
कालपी के अंदर हुई थी। अब देखो 32 खंभों की यदि बात करें तो एक और है 32 खंभों की छतरी, जिसकी ऊंचाई यदि माने तो जिसकी ऊंचाई 50 फीट ऊंची है, और ये है न्याय की छतरी। बताइए 50 फीट ऊंची 32 खंभों की न्याय की छतरी कहाँ पर है? जल्दी कमेंट करो दोस्तों, कहाँ है? राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम दोस्तों, जल्दी कमेंट करो आप कि कहाँ है ये 32 खंभों की छतरी जिसकी ऊंचाई 50 फीट है। ये पड़ती है आपके कहाँ पर दोस्तों? रणथंभौर में पड़ती है, और ये न्याय की छतरी थी। और ये बनाने वाला कौन था दोस्तों? हमीर देव चौहान, जो रणथंभौर के चौहानों का अंतिम शासक हुआ, जिसके समय काल के अंदर 11 जुलाई 1301 के अंदर साका हुआ था। राजस्थान के इतिहास का पहला साका हुआ था। उसमें रंगा देवी के नेतृत्व में हजारों रानियों ने क्या किया था? जोर किया था दोस्तों। और इसी अमीर देव ने, इसके पिता का नाम था जेतर सिंह, और जेतर सिंह के पिता का नाम था बाघ भट्ट। लेकिन जेतर सिंह का समय काल रहा था 32 वर्ष, और उस 32 वर्षों के उपलक्ष्य में हमीर देव चौहान ने 32 खंभों की छतरी बनाई थी। इसमें बैठकर अमीर देव चौहान क्या करता था? अमीर देव चौहान इसके अंदर बैठ के न्याय करता था। तो यहाँ तक यदि आपके कोई प्रॉब्लम नहीं है तो देख लो दोस्तों। यदि इनकी सेना में देखें तो कर्नल जेम्स टोड के अनुसार 104 इनकी सेना में क्या थे? सरदार थे। और 9 इनकी सेना में क्या थे? राव थे। 104 सरदार, 9 राव और 7 राजा थे। किसकी सेना में थे? 104 सरदार, 9 राव और 7 राजा थे। किसकी सेना के अंदर? सांगा की सेना के अंदर। सांगा सैनिकों का भग्नावेश था और सैनिकों का अंश था। जैसे ही सांगा की मृत्यु हुई, मुगलों का क्या हो गया? राज हो गया दोस्तों। जल्दी कमेंट करना, मृत्यु कब हुई, कहाँ हुई? इसका तथ्य यह है, इनकी मृत्यु हुई है 30 जनवरी को और 1500 दोस्तों 28 को, 30 जनवरी 1528 को कालपी नामक स्थान पर सांगा की क्या हो जाती है दोस्तों? मृत्यु हो जाती है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो। अब ले लिया होगा दोस्तों आपने इसका स्क्रीनशॉट। अब हम कुछ और बातें पढ़ते हैं। वो बातें क्या है कि हार के कारण क्या है? सांगा बाबर से हारा है, तो बाबर से सांगा कैसे हारा? बिंगा हार का कारण क्या है? बस अब कारणों पर आ जाओ। किस पर आ जाओ? कारणों पर आ जाओ। अब कारण देख लो और तो के क्रम इसमें आता है। पहला आता है, उसका नाम है वीर विनोद। कौन सी दोस्तों? वीर विनोद। और वीर विनोद किसने लिखी? कवि श्यामल दास ने लिखी है। देखते हैं वीर विनोद क्या बोलती है और वीर विनोद में क्या लिखा हुआ है कि सांगा की पराजय किस प्रकार हुई, क्या कारण था। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर इन्होंने कारण ये बताया है। पहला कि जो था ना हमारे पास सहलदी तंवर, ये सहलदी तंवर जो था इसका अंत समय में किया गया था विश्वासघात। इसने सांगा से अंत समय के अंदर विश्वासघात करके उनकी सेना में चला गया था। बस वीर विनोद ये कारण जाहिर करता है। दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरा प्रश्न जो है वो ये है कि एल्फिंस्टन क्या लिखता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एल्फिंस्टन ने क्या लिखा? जल्दी कमेंट करना कि खानवा के युद्ध में एल्फिंस्टन ने क्या लिखा था। जल्दी कमेंट करो दोस्तों और बताओ कि एल्फिंस्टन ने क्या लिखा था इस युद्ध के बारे में। इसने ये लिखा कि मुस्लिम जो सेना थी ना, मुस्लिम सेना पहले पड़ाव में घबरा गई, लेकिन इस
घबराहट का फायदा नहीं उठा सके सांगा जी। बहुत अच्छा लिखा है इन्होंने कि पहला पड़ाव सांगा का बहुत खतरनाक था कि सेना घबरा गई थी बाबर की, लेकिन इस घबराहट का फायदा सांगा नहीं उठा पाया। ये एल्फिंस्टन लिखता है, इसका ध्यान रखना। अब हम कुछ अन्य कारण देखते हैं कि मुख्य कारण क्या है। तो याद ये रखना कि जीत का कारण दोस्तों जीत ही होता है और हार का कारण दोस्तों हार ही होता है। जीत ही का कारण जीत है या जीत ट्रिक है। जी पर क्या है दोस्तों, याद रखना, जी पर है जिहाद का नारा दिया है। कौन सा नारा दिया है? जिहाद का नारा दिया। जिहाद धर्म का नारा दिया है कि हम यदि इस युद्ध में मारे गए तो अल्लाह के दरबार जाएंगे और जिंदे रहे तो दिल्ली पर राज करेंगे। आपका क्या हाल होगा सेना साहब? तो सेना यहाँ से वापस लड़ने आई थी। जीत का कारण जीत, ये जी पर जिहाद का नारा। तय पर क्या है? तय पर है तमगा कर। इस तमगा कर को कहते हैं आयात शुल्क। ठीक है दोस्तों, ये तमगा कर था व्यापारियों पर लगने वाला कर था जो मुस्लिम व्यापारियों पर लगता था। इसको हटा दिया, तमगा कर हटाया गया। किसने हटाया? बाबर ने हटा दिया ये कर। अब देखो, जी पर जिहाद का नारा, तय पर तमगा कर। तय पर एक और है जिसका नाम है तुलु और गुमा पद्धति। ये पद्धति कैसे होती थी कि इस पद्धति के अनुसार सेना दाएं और बाएं खड़ती थी और घूमकर पीछे से वार करती थी और सामने तोपें चलती थी, जिस कारण बड़ी बड़ी सेना वीर गति को प्राप्त हो जाती। और तय पर क्या है? तय पर है बाबर का तोपखाना। इसीलिए कह रहा हूँ जीत के आगे जीत ही है। तुलुगुमा पद्धति, तोपखाना, तमगा कर और जीत के आगे जीत है। तय पर क्या है? तीरंदाजी। लो दोस्तों, तीरंदाजी और तीरंदाजी भी किसकी है दोस्तों? ये भी बाबर के पास बड़ी खतरनाक थी। छठा है वो हमने देखा वीर विनोद के अंदर कि सहलदी तंवर जो है इसका विश्वासघात। तो एक तो है जिहाद का नारा, एक है तमगा कर, एक है तुलगुमा युद्ध पद्धति, तोपखाना, तीरंदाजा, सहलदी तंवर। ये कभी भी पूछा जा सकता है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा नहीं है, तो ध्यान रखना, इनको याद रखना। और कौन से हैं अभी बता दिया और किस है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, तो मैं इसको थोड़ा साफ कर देता हूँ। ये दो कोटेशन इधर कवियों के आधार पर है, ये कोटेशन इसके आधार पर। अब यहाँ पर देखो कि जो बाबर की सेना थी, कौन सी? सांगा की सेना की बात कर लेते हैं कि सांगा की सेना में एक नेतृत्व करता नहीं था, तो कैसा था? अलग अलग थे। बस ये बहुत बड़ी कमी थी कि सेना, सांगा की सेना जोर दौर से थी लेकिन अलग अलग गुट थे। एक सेनापति नहीं था जिसके अंडर में काम करे, अलग अलग राजा बनते, अलग अलग काम चल रहा था। इसके अलावा बड़ा कारण है कि पहली जो जीत थी ना, पहली जीत के बाद बाबर को सांगा ने सेना नेतृत्व के लिए समय दिया। इस बात का भी ध्यान देना, पहली जैसे बयाना की जीत हुई तो आप अटैक करो, लेकिन सांगा ने अटैक नहीं किया। सांगा ने उन्हें फुल टाइम दिया और फुल टाइम के अंदर उन्होंने एंजॉय कर करके सेना बनाई, सेना बड़ी धाकड़ बना ली। तो ये भी कारण था एक। अगला तीसरा कारण ध्यान रखना, बड़े कारण में ये जो सांगा की सेना थी ये हाथियों पर थी और जो बाबर की सेना थी वो बाबर की सेना किस पर थी दोस्तों? अश्वों पर थी, घोड़ों पर थी। ये भी एक कारण है। बाबर की सेना किस पर थी दोस्तों? घोड़ों पर थी। और सांगा की सेना किस पर थी? हाथियों पर थी अधिकतर। तो हाथी और घोड़ों में तो बहुत अंतर है। चौथा का बाबर जो है वो शराब क्या कर देता है? छोड़ देता है। इसने शराब भी छोड़ दी। देखो क्या छोड़ दी दोस्तों?
इसने शराब भी छोड़ दी और शराब छोड़ दिया किसने? बाबर ने। और जितने भी इसके बर्तन थे ना वो गरीबों के अंदर बंटवाए थे। किसने बंटवाए थे? बाबर ने। क्या बंटवाए थे दोस्तों? क्या बंटवाए थे बाबर ने? बर्तन बंटवाए थे गरीबों के अंदर। सोना चांदी के जो ठीकर थे ना वो बंटवा दिए थे। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो दो। ले लिया होगा दोस्तों आपने इसका स्क्रीनशॉट। तो ये बहुत सारे कारण थे और इन कारणों के कारण क्या हुआ कि महान मुगल शासक की जीत हो जाती है और हमारे एक सांगा जो है उनकी क्या हो जाती है? हार हो जाती है। तो इसके अलावा थोड़ी सी और बात जानते हैं कि जो इब्राहिम लोदी था, कौन था दोस्तों? इब्राहिम लोदी था। इस लोदी का एक भाई था, उस भाई का नाम क्या था? महमूद लोदी। कौन था दोस्तों? महमूद लोदी। महमूद लोदी ने कहा था मैंने चुन लिया है, कहा था कि मैंने चुन लिया है कि दिल्ली का शासक ही सांगा है। दिल्ली का शासक कौन है? सांगा है। ये बात देखो, इब्राहिम लोदी के भाई महमूद लोदी ने कहा था कि मैंने चुन लिया कि दिल्ली का शासक ही सांगा है। क्या करोगे बाबर आप? तो इसलिए ये लड़ा था महमूद लोदी किसकी पक्ष में? सांगा की। इसके अलावा यदि हम बात करें तो एक आता है शरीफ, और ये शरीफ नाम से एक क्या था? ज्योतिषी था। और इसने भी कहा था कि जो पूर्व से लड़ेगा ना उसकी विजय हो जाएगी, और पूर्व से ही लड़े थे सांगा, इसलिए सांगा की विजय बताई गई थी। बोले ज्योतिषों के अनुसार मोहम्मद शरीफ नाम से एक ज्योतिषी था जो बाबर के साथ आया था, इसने भी कहा था। इसके अलावा यदि हम बात करें तो आता है काठियावाड़, और काठियावाड़ के एक शासक थे उसका नाम था झाला राज सिंह। कौन था दोस्तों? झाला राज सिंह। और झाला राज सिंह का पुत्र था, उसका नाम था झाला अज्जा, जिसने क्या किया था? सांगा का राज चिन्ह धारण किया था। इन बातों को आप ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान में रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कुछ तथ्य हैं। तो अच्छा लगा होगा दोस्तों, आज आपके सामने ये क्लास थी। और बाबर जो है उसकी जीत हो जाती है और सांगा की क्या हो जाती है? खानवा में हार हो जाती है। तो बाबर और सांगा के बीच का ये अंत युद्ध था जिसमें बाबर जीत जाता है और सांगा हार जाता है। तो हमारा सांगा मेवाड़ का शिरोमणि इतिहासकारों में लिखा जाता है। बहुत इम्पोर्टेंट है रीट के लिए, पटवार, कांस्टेबल, ग्राम सेवक के लिए अति इम्पोर्टेंट है वीर शिरोमणि सांगा। और इसे हमने पहले पढ़ा था कुंभा, अति इम्पोर्टेंट। अब हमारा एक महत्वपूर्ण रहा है राज सिंह, जिनको हम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। आज के लिए इजाज़त चाहते हैं। ठीक दोस्तों, कल फिर हम इसी टाइम आपके सामने होंगे। अब ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट, शेयर किया करो दोस्तों।